हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। हाँ तो कैसे का चल रही पढ़ाई बताओ। एक नंबर बढ़िया, सब कुछ फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है। तो हम एक हमारा जो एक चैप्टर चल रहा है, कौन सा बता देते हैं आपको। हमारे चैप्टर चल रहा है द राइज ऑफ, एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या आ गया। हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि आखिर यूरोप में राष्ट्रीयता कैसे बढ़ी। हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अंतिम और लास्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा आधे आधे घंटे की वीडियो से। मतलब अपन ने लगभग 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और वही सब पढ़ा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब, आज की क्लास तो मतलब मिस कर ही मत देना। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें हम वो सब पढ़ने वाले जो सीबीएसई भाई साहब हर साल पूछता है। हर साल सीबीएसई हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, इनमें से एक आता ही है। और आता ही है, मतलब कुछ भी कर लो आप इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो, हमारी कहानी कहाँ तक हुई थी। कहानी यहाँ हो चुकी थी भैया कि यूरोप के अंदर भूखमरी पड़ चुकी है। भूखमरी के कारण सभी लोग ने उथल पुथल मचा दी है, और लुईस फिलिप ये सब देख के भाग गया। अब लुईस फिलिप ये सब देख के भाग गया तो भाई साहब कौन आती है? नेशनल असेंबली आती है। और नेशनल असेंबली क्या करती है? नेशनल असेंबली पावर देती, सॉरी, नेशनल असेंबली के पास क्या आती है? पावर। ऐसे रुकना। हाँ, नेशनल असेंबली के पास क्या आती है? पावर। पावर आती है तो भाई सबको राइट टू वर्क का अधिकार देती है। दूसरा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर देती है ना। तो कुछ एक काम करती थी कौन? नेशनल असेंबली। लेकिन एक घटनाएं हो रही है आसपास, क्या हो रही है? घटनाएं। जैसे एक घटना है कौन सी? सिलेसिया की। का की घटना है? सिलेसिया की। सुनो कैसे क्या घटना होती है, इसको रफ करना है मुझे। एक सेकंड अपना। चलो, क्या थी सिलेसिया की घटना, सुनो क्या हो रहा है सिलेसिया में। तो सिलेसिया एक जगह यूरोप की। हुआ क्या था, वहाँ वहाँ ये फेमस था किसके लिए? व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स का काम क्या भैया? कपड़े बना के देना। ये काम किसका? व्यूवर्स का काम है। तो व्यूवर ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, किसके साथ? कॉन्ट्रैक्टर के साथ। व्यूवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या करके रखा है? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि वे कॉन्ट्रैक्टर क्या देंगे? रॉ मटेरियल देंगे। क्या देंगे? ये रॉ मटेरियल देंगे। उस रॉ मटेरियल को चलो ठीक है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम किसका? व्यूवर का है। रॉ मटेरियल कौन देंगे? कॉन्ट्रैक्टर देंगे। वो हर महीने सिलसिला चलता रहा था सिलिसिया में। वाह क्या बात है। अब ये बढ़िया चलता रहा, बट लेकिन किंतु एक दिक्कत आती है, एक समस्या आती है। सर किस प्रकार की समस्या आती है, सुनो। दिक्कत ये आती है कि वीवर वीवर अब बोलते हैं कि भाई साहब हमारा पैसा बढ़ा दो, क्योंकि आप जो हमें पैसा दे रहे हो ना बहुत कम है। उन्होंने बोल दिया सीधा सीधा कि हम हमारा पैसा बढ़ा दो। कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया। फिर इनका होगा दिमाग खराब। क्या होगा? इन लोग का दिमाग खराब हो गया बस। फिर ये लोग क्या कर देंगे? अब रिवोल्ट कर देंगे। चलो, ये लोग क्या कर देंगे? रिवोल्ट। किस प्रकार का रिवोल्ट करेंगे देखो। सबसे पहले 1848 में रिवोल्ट स्टार्ट होगा, और 4 जून 4 जून दोपहर 2 बजे। कब? 4 जून दोपहर 2 बजे एक बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ आई किसकी? व्यूअर्स की। और सब व्यूअर्स मिलके किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा, क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं बढ़ा रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया, इन लोगों ने धाराशायी कर दिया। किसको? कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई अपने गांव में भाग गया, कोई अपने शहर में भाग गया। भाई साहब सब भागे रहे हैं फिर। तो मतलब ताकत समझ रहे हो व्यूअर्स की कितनी ताकत है ना। व्यूअर्स ने कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया। चलो, तो इन लोगों ने क्या कर दिया था? फिर रिवोल्ट कर दिया था। चलो ठीक है, ये समझ में आया क्या था सिलेसिया एपिसोड। छोटा सा एपिसोड था, लेकिन ये घटना काफी ज्यादा
लोगों को इंस्पायर करती है कि अब हम रेवोल्यूशन कर सकते हैं। देखो जैसे जब 1845 में सिलेसिया का एपिसोड होता है, 1845 में सिलेसिया एपिसोड होता है, उसके बाद तो भाई साहब 1848 में भी मिडिल क्लास जाग जाती है। सोई तो नहीं थी, फिर से तैयारी चल रही थी उनकी, वो जाग जाती है। वो सीधे सीधा चैलेंज करती है कि अब हमें कैसे भी करके, अब हमें कैसे भी करके पावर को अपने हाथों में लेना है। पावर किसके हाथों में आना चाहिए? कंजर्वेटिव से लिबरल की तरफ। और कंजर्वेटिव चाहेंगे पावर देना, बताओ मुझे। कंजर्वेटिव ने यहाँ पर सप्रेशन की पॉलिसी अपना के रखी है भाई साहब, जो हो रहा है उसको मारो कूटो पीटो, जो करना है करो। लेकिन लिबरल भी हार मानने वाले नहीं थे। फिर क्या करेंगे ये लोग? तो ये लोग जर्मन के अंदर भाई साहब ये खुद की पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम क्या है? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। खुद की असेंबली बनाएंगे जिसका नाम क्या है? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। जिसके अंदर कौन कौन थे? मिडिल क्लास वाले, बिजनेसमैन, ये सब मिलके एक साथ आएंगे और क्या बना लेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है। अब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली कब बनती है? हाँ सॉरी, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की वोटिंग करवाते हैं कब? 18 मई को। 18 मई को ये लोग वोटिंग करवाएंगे, और वोटिंग करवा के कितने लोगों को चुनेंगे? 831। कितने लोगों को चुनते हैं? 831 लोगों को चुनते हैं, और एक पार्लियामेंट बनाते हैं। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट के अंदर। ये घटना कहाँ की? फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रैंकफर्ट में क्या बनती है? एक पार्लियामेंट बनती है। बोलो, इतना क्लियर है? क्या बनती है फ्रैंकफर्ट में? पार्लियामेंट। हो क्या रहा है? मिडिल क्लास इन सब ने मिलकर क्या बना दी? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। कब बनाते हैं ये? 18 मई 1848। फिर लोग 831 लोगों को चुनते हैं और क्या बना लेते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्या बनाते हैं लोग? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना ली, तो अब किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। क्या बनाने की बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, मोनार्की की पावर कैसे हो जाएगी? लिमिट। यहाँ पर पावर किसकी लिमिट हो जाएगी? मोनार्की की। अब पावर उनकी भैया कर दी लिमिट। तो मुझे बता, कोई भी कंजर्वेटिव वाला ये चाहेगा कि भैया मेरी पावर कम हो? लेकिन फिर भी जाएंगे छेड़ने। किसकी छेड़ करेंगे? लुइस फिलिपी की। सॉरी, लुइस फिलिपी नहीं, और भाग चुका है। ये जाएंगे किसके वहां? फ्रेडरिक विलियम के पास जाएंगे, जो प्रोएशिया का राजा बन के बैठा है जर्मनी के अंदर। उससे बोलेंगे भाई साहब देखो, हम लोगों ने मिलकर, राजा साहब से बोलेंगे कि राजा साहब हम लोगों ने मिलकर एक पार्लियामेंट बनाएंगे, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और मोनार्की की पावर को लिमिट करेंगे। एक काम करो, हम आपको क्राउन दे देंगे, अब हमारा राजा बन के बैठो। मतलब पावर हमारा हाथ में रहेगी, राजा, लेकिन राजा आप ही रहोगे। विलियम समझ गया ये तो चाल गलत है भैया, हैं? यदि मैं राजा बन गया, सॉरी, यदि मैं इनके चक्कर में आ गया तो मेरी पावर तो बचेगी नहीं। इससे मना कर दिया, नहीं भैया मुझे चाहिए नहीं, नहीं चाहिए भैया, आप अपनी पावर अपने पास रखो, मैं अपनी पावर अपने पास रखता हूँ। यदि ये मान जाता तो जर्मन के लोग लड़ाई करते नहीं, अभी करेंगे बेचारे, भी आएंगे आगे, रुको। फिर लोग का भी दिमाग खराब होता है। फिर बस अब कसम खा लेते कि अब हमें कच्चू ना कच्चू करना पड़ेगा। हाँ, इसके पहले भी बात रखो कि इन लोगों ने वोटिंग राइट्स दे दिए थे, लेकिन वोटिंग राइट्स केवल मेन को दिए थे, वुमेन्स को नहीं दिया था। और वुमेन्स की कहानी अलग चलती आ रही है, उनको अभी तक कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। वो भी लगातार उनके बारे में डिस्कशन हो रहा था, पेपर में, न्यूज़पेपर में, सभी जगहों पे क्या हो रहा था, उनका डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, लेकिन अभी तक उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी। हम बात करेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे ब्रिटेन का। ठीक है, क्या होता है? चलो सुनो। जर्मनी। अब बताओ अभी जर्मनी की कहानी क्या है? अभी 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 वही जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, लेकिन खत्म कर दी गई थी उसको ना। टेंशन मत लो, क्या पार्लियामेंट कंटिन्यू रही? नहीं, खत्म कर दी गई थी उसको। ठीक है। अब पावर कंजर्वेटिव के हाथों में। किसके हाथों में पावर? कंजर्वेटिव के हाथों में। अरे सब लीक हो गया पहले, है ना? चल ठीक है। तो जर्मनी कंजर्वेटिव के हाथों में पावर है, लेकिन जो प्रेशिया है वो बोलता है कि एक काम करो, आंदोलन करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। किसका आंदोलन करना है? किसके लिए? जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए। भाई सब खुश, चलो ये आंदोलन करते हैं। लेकिन जैसे आंदोलन करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आपने बोल दिया आंदोलन करो, करेगा कौन? तो आओ ना भैया, हम हैं, हमारे पास एक पर्सन है, व्यक्ति है, बहुत महान इंसान है, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क को सारी जिम्मेदारी दे दी कि आपको पूरा इटली का यूनिफिकेशन करना है। वो हेल्प किसकी ले सकते हो? प्रेशिया आर्मी की।
प्रेशिया आर्मी की आप हेल्प ले लो और जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दो। ये वही राजा जो पहले नाटक करा था, इसने ऑटोमन बिस्मार्क को बोला कि जाओ जर्मनी का यूनिफिकेशन करके आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर क्या होता है, ऑटोमन बिस्मार्क लग जाता है जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में। ठीक है, जर्मनी को यूनिफिकेशन करने लगता है तो भाई इसने पहली बात तो ने दुश्मन ने मोल ले ली कि किससे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। कोई ये नहीं चाहते ना वे, हाँ मतलब कंजर्वेटिव को छेड़ भी करे, ये चाहते नहीं किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते थे। लेकिन ऑटोमन बिस्मार्क इनसे लड़ाई करता है और तीनों से लड़ाई करता है जो 7 सालों में खत्म होती है। तीनों से लड़ाई करेगा जो कि 7 इयर्स में क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, जैसे 7 इयर्स में लड़ाई खत्म होगी, इसमें जीत होती है किसकी, प्रोएशिया के, मतलब ये तीनों हार जाते हैं और ऑटोमन बिस्मार्क जीत जाता है। इसी को कहा जाता है आर्किटेक्चर। और हमारे भारत के जो बिस्मार्क है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत का पूरा यूनिफिकेशन किया। और ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। किसका, जर्मनी का। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो भैया। तो भैया जनवरी 1871 में लड़ाई खत्म होती है और प्रोएशिया का राजा विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया जाता है, जर्मन का राजा, जर्मनी का राजा। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका भाई साहब, 39 कॉन्फेडरेशन में जर्मनी बटा हुआ था, करेंसी अलग, ये अलग, लो अलग, सब अलग अलग थे। अब एक हो चुका है। वह कुछ ये सारा पार्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, प्रोएशिया इनके हाथों में था। प्रोएशिया ने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, करो यूनिफिकेशन। ऑटोमन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दे दी, है ना, किसको जिम्मेदारी दे दी, ऑटोमन बिस्मार्क ने। यूनिफिकेशन करके दिखा सामने वाले ने। और कैसा विलियम से बोल ले कि आप राजा हो, अब क्या हमारे राजा हो। फिर वर्साइल के पैलेस में इनको क्या दिलवाई जाती, शपथ। देखो ये है जर्मनी पूरा, यहाँ पर आपको पूरा जर्मनी, तो किसके अंडर में, ये प्रोएशिया के। तो एक कसम खा ली कि अब हमें क्या करना है, जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो ये था पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन। कुछ नहीं है, प्रोएशिया के हाथ में पावर थी। ऑटोमन बिस्मार्क को बुलाया कि भाई साहब जाओ और यूनिफिकेशन करो, किसका, जर्मनी का। वो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस को 7 साल में 3 वॉर से हरा देता है और कैसर विलियम को राजा घोषित कर देते हैं। कहानी खत्म। चलो अब बढ़ते हैं इटली। इटली, इसके यूनिफिकेशन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। याद करो, एक व्यक्ति था जिसने इटली में तहलका मचाया था, वो था गियोसेप्पे मेज़िनी। मैं याद करूँगा भाई साहब को, बेचारे गायब हो चुके थे बहुत दिन से, है ना, अपन ने गायब करके रखा था इनको। गियोसेप्पे मेज़िनी, गियोसेप्पे मेज़िनी ने ही शुरुआत करी थी इटली के यूनिफिकेशन की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, 2 सीक्रेट सोसाइटी बनी थी। एक है यंग यूरोप और एक बनी थी यंग इटली। लेकिन लुगियारा, लुगी क्या ऐसे नाम है ना, लिगुरिया में, हाँ लिगुरिया में रिवोल्ट करते समय इनको जेल हो गई थी। बाद में इन्होंने यंग यूरोप यंग इटली नाम के 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अब अभी भी इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो फिर अब शुरुआत होती किसकी, वापस से इटली के यूनिफिकेशन की। किस प्रकार से शुरुआत होती समझो। देखो आज हमारा पेन नहीं चल रहा है, चलो सुनो किस प्रकार से शुरुआत हुई। देखो पूरे इटली को आप देखो, इटली का मैप के दिख रहा है कि, हाँ ये देखो इटली का मैप। इटली में टोटल 7 स्टेट थी। चलो अपन काउंट करते हैं कि लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टुस्कानी, पापाल और किंगडम ऑफ सिलिसिली। तो 1 2 3 4 5 6 और सिलिसिली 7, सिलिसिली 7, है ना। टोटल 7 हो गई, देखो हाँ 7 टोटल कितनी थी, 7 स्टेट थी। उसमें से एकमात्र किसके पास थी, सार्डिनिया के पास। यह वाला रीजन था जो किसके पास था, मात्र एक ही रीजन था सार्डिनिया के पास। इटली का एक रीजन किसके पास था, सार्डिनिया के पास। बाकी के रीजन कहाँ था, जो नॉर्थ वाला पार्ट आप देख रहे हो इटली का। हाँ, और सार्डिनिया का राजा कौन है बता दूं, चलो सुनो सुनो।
जो नॉर्थ वाला हिस्सा आप देख रहे हो इटली का, ये वाला हिस्सा, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकना। हम्म, चलो सुनो, जो जो इटली का आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट था किसके हाथों में, किसके हाथों में था ये, ऑस्ट्रिया का, हाँ, ये हाथ तो ऑस्ट्रिया के हाथ में था, ये किसके हाथ में था, ऑस्ट्रिया के हाथ में, ठीक है। अब जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है ये था पोप, किसके पास था ये, पोप। वो जो आपको नीचे वाला भाग दिख रहा है वो ये था आपका स्पेन की बर्बन डायनेस्टी के पास, किसके पास था, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी के पास था। तो देखो 7 स्टेट है, 7 स्टेट ने 7 स्टेट को किसने बांट के रखा है, 3 लोगों ने, पॉप ने, बर्बन डायनेस्टी ने, ऑस्ट्रिया के राजा ने, ठीक है। अब एकमात्र इटली का खुद का है, वो है कौन सा, सार्डिनिया पिडमोंट, जो किसके हाथों में है, किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड के हाथों में एकमात्र इटली का पार्ट है, वो सार्डिनिया। बस अब बात करेंगे किसके, यूनिफिकेशन की। बस अब क्या करेंगे, इसका यूनिफिकेशन किसका, इटली का। चलो ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, इटली के यूनिफिकेशन की। तो जो सार्डिनिया के राजा है इमानुएल सेकेंड, वही जिम्मेदारी किसको रहते हैं, केवर को, किसको रहते हैं, केवर को। और केवर भी बड़े हैं डिप्लोमेटिक तरीके से क्या करते हैं, हरा देते हैं, किसको हरा देते हैं, तीनों को। देखो इसमें जो इनका साथ देता है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लिख के नहीं लाया क्या मैं, चलो सुनो सुनो, नहीं लिख के लाया। जो इसमें साथ देते हैं, देखो इनको कौन हरा देता है, जो ऊपर का जो स्टिक वाला पार्ट है इनको हरा देते हैं कौन, ये हरा देता है गारबिल्डी, जो सप्पी गारबिल्टी आता है, कौन हरा देता है, हाँ गारबिल्डी, कौन हरा देता है, गारबिल्डी किसको हरा देता है, और नॉर्थ वाले पार्ट को। जो सेंटर में पॉप, पॉप की बात में बताऊं, जो साउथ वाला पार्ट है इसको कौन हरा देते हैं, सीएम केवर, कौन हरा देते हैं, सीएम केवर। नॉर्थ वाला पार्ट को कौन यूनाइट कर लेता है, सीएम केवर कर लेते हैं, सॉरी गारबिल्टी कर लेते हैं। सेंटर वाला पार्ट पॉप के हाथों में होता है, वो साउथ वाला पार्ट कौन कर लेते हैं, आपके सीएम केवर। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बस हल्का सा वेट करना। सीबीएसई क्लास 10th, चलो बस ये देखना मुझे ना, नॉर्थ में कौन देख रहा है, साउथ में कौन देख रहा है। इसमें क्या लिखा नहीं है क्या, चलो ठीक है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। आप सुनो क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं वापस आ रहा हूँ ना, मैप पे, मैप पे आओ वापस से, थोड़ा सा मैप पे आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया आपको, हाँ वो मुझे कंफ्यूजन लग रही थी, है ना, नॉर्थ साउथ, साउथ का नॉर्थ कर दिया था मैंने, समझो क्या हो रहा है। देखो सुनो, यहाँ समझो, देखो नॉर्थ वाला पार्ट किसके हाथों में, केवर, सॉरी, जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये ऑस्ट्रिया के हाथ में, किसके पास है, ऑस्ट्रिया के हाथ में। जो आपको सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है वो किसके हाथों में, पॉप के हाथों में, किसके पास है, पॉप के पास है। जो साउथ वाला पार्ट है वो किसके हाथों में, स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के पास, किसके पास है, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक करके। तो पहले बात करते हैं किसकी, केवर की। केवर कौन सा काम संभालता है, तो केवर को एक काम देता है कौन, वहाँ के इमानुएल सेकंड, जो सार्डिनिया का राजा है, वह काम दे रहे हुए कैसे भी करके आपको कौन सा हिस्सा संभालना है, नॉर्थ वाला। यानी आपको किसी भी तरह से नॉर्थ का पार्ट जो किसके अंडर में, ऑस्ट्रेलिया के, उसको हराना है और इसको यूनिफाई करना है। तो ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, किसको, ये ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, केवर साहब, किसको हराते हैं, केवर साहब किसको हरा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। बाद में आते हैं ग्योसपी मेजनी, कौन आते हैं, ग्योसपी गारिबल्डी, ग्योसपी गारिबल्डी आते हैं। और ग्योसपी गारिबल्डी एक रेड शर्ट नाम की आर्मी बनाते हैं, कौन सी आर्मी,
रेड शर्ट नाम की आर्मी बनाएंगे और रेड शर्ट आर्मी की हेल्प से किसको हरा देंगे? स्पेन की बर्बन डायनेस्टी। किसको हरा देते हैं? ये स्पेन की बर्बन डायनेस्टी को हरा देते हैं। और इसी प्रकार से पूरे इटली का क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन। और 1871 में सार्डिनिया के राजा क्या बन जाते हैं? पूरे इटली के राजा बन जाते हैं। समझ में आया क्या हुआ? इटली सारे स्टेट में बटा हुआ है। उसमें से नॉर्थ वाला पार्ट किसका हाथ में? ऑस्ट्रिया के। सेंटर वाला पोप के और नीचे वाला बर्बन स्पेन डायनेस्टी के। जो एकमात्र पार्ट हो किसके हाथों में? सार्डिनिया के। एक रीजन मात्र। फिर भैया सार्डिनिया के राजा इमैनुअल सेकेंड आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें यूनिफाई करना है। इसकी जिम्मेदारी केबर को देते हैं। केबर भैया ऑस्ट्रिया से छीन लेता है। पॉप का, हाँ, पॉप की कहानी क्या है सर? पॉप सरेंडर कर देता बेचारा। पॉप का कर देता सरेंडर। इधर से पीट रहे, इधर से पीट रहे, अपन आओ सरेंडर कर दो। पॉप यहाँ पर सरेंडर कर देता है। और साउथ वाला पार्ट कौन जीत लेते हैं? गारबल्डी जीत लेता है अपने रेड शर्ट नाम के आर्मी के साथ। और 1871 में इटली का क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबा। हम बढ़ते हैं ब्रिटेन का केस। ये देखो ये सब लिखा हुआ, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग चाहो तो बाद में समय निकाल कर। चलो अब ब्रिटेन का केस समझो। देखो ब्रिटेन भी अभी नेशन स्टेट नहीं है। ब्रिटेन भी कोई कंट्री नहीं है, मतलब ब्रिटेन भी बिखरा हुआ पूरी तरह से। छोटे छोटे एथनिक ग्रुप में बटा हुआ था, जैसे वेल्स, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। लेकिन तीनों में आप जब देखोगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? इंग्लिश। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? इंग्लिश। तो इनके पास पैसा, इनके पास रिसोर्स, इनके पास पावर है, इनके पास क्या है? आर्मी है। तो पावर भी इनके पास रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई साहब एक काम करते हैं, वेल्स, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इनके ऊपर अपना दबदबा बना के रखेंगे। और ये क्या करेंगे? इनके ऊपर अपना दबदबा भी बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? सुनिए। देखो ये अपने पार्लियामेंट में कानून पास कर देंगे। कौन सा कानून है वो? एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अपने यहाँ कानून पास कर देंगे। और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें स्कॉटलैंड को किसमें शामिल कर लेंगे? यूके के अंदर। स्कॉटलैंड को किसमें शामिल कर लेंगे? यूके में। अब बताओ मुझे, स्कॉटलैंड में किसकी चलेगी? कौन सा कल्चर चलेगा? कौन सी लैंग्वेज चलेगी? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं सर, सीधी सीधी बात है। लैंग्वेज चलेगी इंग्लिश की, कल्चर चलेगा इंग्लिश वालों का, इंग्लैंड वालों का। क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ से एक नियम पास कर दिया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके जरिए ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कर दिया। और अब बोल दिया कि भाई यूके, स्कॉटलैंड किसके अंदर आएगा? यूके के अंदर। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड किसके अंदर आएगा? अब यूके के अंदर। तो उसके ऊपर पूरा थोप दिया अपना कल्चर, अपने लैंग्वेज, सब कुछ। क्यों भैया? ब्रिटिश वाले क्या पावरफुल है। बाकी स्कॉटलैंड वाले कोशिश करते कि कैसे भी करके इनके चंबुल सम छूट जाए, लेकिन बेचारों की कोशिश क्या होती है? असफल होती है बार बार। ठीक है, चलो अब समझो आयरलैंड की कहानी क्या चला है। आज सॉफ्टवेयर धीरे चल रहा है हमारा थोड़ा सा। चलो क्या हुआ था आयरलैंड की कहानी। आयरलैंड में दो कम्युनिटी है, एक है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। कौन कौन सी कम्युनिटी? एक कैथोलिक है और दूसरा क्या है? प्रोटेस्टेंट। अभी आयरलैंड के अंदर चल किसके रही है? कैथोलिक वालों की। लेकिन प्रोटेस्टेंट ये चाहते हैं कि हमारा पूरा दबदबा किसके ऊपर हो? कैथोलिक के ऊपर हो। आयरलैंड में दो कम्युनिटी है, एक है कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। लेकिन आयरलैंड वाले ये चाहते हैं कि, सॉरी, प्रोटेस्टेंट वाले ये चाहते हैं कि कैथोलिक के ऊपर हमारा दबदबा हो। ठीक है, अब इसी चक्कर में प्रोटेस्टेंट किसकी हेल्प मांगेंगे? इंग्लिश वालों की। और इंग्लिश वाले किसकी हेल्प करें? प्रोटेस्टेंट की। किसको दबाने के लिए? कैथोलिक को दबाने के लिए। वो हेल्प करते भी हैं। और बेचारे कैथोलिक वाले क्या करेंगे? रिवोल्ट। एक व्यक्ति आता है वोल्फ टोन नाम का। वोल्फ टोन पूरी तरह से कोशिश करता है कि प्रोटेस्टेंट को किसी भी तरह से हरा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस समय हेल्प कौन कर रहा है इनकी? बताओ। इंग्लिश। और इंग्लिश वालों के पास पावर कम है क्या? भाई साहब ढेर पावर उनके पास, उनको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वोल्फ टोन ने रिवोल्ट करे, लड़ाई करे, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। और आयरलैंड को भी किसमें शामिल कर लिया गया? यूके के अंदर।
किसमें शामिल कर लिया गया है इसको, यूके के अंदर, जो 1707 एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए बना था। ठीक है, चलो चलो ये उनको मतलब उसको जबरदस्ती कर लिया गया। हाँ, अब ब्रिटेन का नया खुद का फ्लैग आ गया जिन्हें चेक करके, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, भगवान हमारा नोबल किंग को बचाए, भगवान कसम। देखो इन लोगों ने क्या करा, जबरदस्ती करी लोगों के साथ, बहुत जबरदस्ती करी। आयरलैंड एक अलग ही होता है भैया, उसकी खुद की पहचान होती, हो नहीं पाई पहचान, है ना। स्कॉटलैंड की भैया खुद की पहचान नहीं बन पा रही आज, किसकी वजह से, इनकी वजह से। ये जो बैठा ना इंसान, हाँ फोटो खिंचवा रहा है, यही है गद्दार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की। ठीक है, क्या होता है नेशनलिज्म, क्या होता है इंपीरियलिज्म। चलिए ठीक है, डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। क्या हुआ था सुनो, आ, अब कहानी आ गई हमारे बाल्कन स्टेट की। किस कहानी आएगी, बाल्कन स्टेट, बाल्कन स्टेट। क्या होता है सर बाल्कन स्टेट, सुनो। बाल्कन स्टेट के अंदर कुछ ग्रुप शामिल थे, जैसे रो, रोमानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये कुछ ग्रुप शामिल, ये कुछ कंट्रीज शामिल थी किसके अंदर, बाल्कन स्टेट के अंदर। ठीक है, अब ये चाहते थे कि किसी भी करके हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, और यूरोप के अंदर टेंशन शुरू हो गई बाल्कन स्टेट के बीच में। ठीक है, बाल्कन में क्या हो गई, टेंशन शुरू हो गई, और पूरा बाल्कन अच्छा पूरा बाल्कन चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ये पूरा बाल्कन किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। किसके अंडर था ये, ऑटोमन एम्पायर के। वो ये चाहते हैं कि भैया हम ऑटोमन एम्पायर में नहीं रहना चाहते, हम अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने भैया लड़ाई स्टार्ट कर दी, है ना, क्या कर दी, लड़ाई स्टार्ट। तो बाद में लड़ाई स्टार्ट कर दी और पूरे ऑटोमन एम्पायर को यहाँ से भगा दिया। लेकिन ऑटोमन एम्पायर भी आसानी से भागने वाला नहीं था भाई साहब, उसके पास पावर है, मॉडर्न पावर है, और अपने इतने रिफॉर्म करके रखे कि वो कैसे भी करके सफलता पा सकता है, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी वो चाहता था। इसका नतीजा ये निकला कि बाल्कन स्टेट में जितनी भी कंट्रीज थी सारी कैसे हो गई, इंडिपेंडेंट। कैसे हो गई, इंडिपेंडेंट। लेकिन भैया एक दिक्कत और आ गई, क्या दिक्कत आ गई कि भाई साहब बाल्कन स्टेट के अंदर जितनी भी कंट्री थी ना, इंडिपेंडेंट तो हो गई, लेकिन ये चाहते हैं हमारा एरिया वो छोटा लगता है, कंजस्ट, बड़ा कर दो। क्रोएशिया वाला चाहते हैं बड़ा कर दो, हर्जगोविना वाला चाहते हैं बड़ा कर दो। मतलब ये देखो, ये कितने सारी कंट्रीज है, ये सब चाहते हैं कि हमारा एरिया बड़ा हो। ये बस इसी चक्कर में एक दूसरे से जलने लग गए, वो एक दूसरे के पहले दोस्त है, अब क्या बन चुके हैं, दुश्मन। वही कहने की टेंशन बढ़ चुकी है किसके बीच, बाल्कन स्टेट के बीच। अब देखो पावर है, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब काउंटर करने लग गए। नहीं वो बोल रहा है कि तुम मेरा साथ दो, ये इनका साथ देने लग गए। इसी की वजह से पूरा क्या होगा, वर्ल्ड वार छिड़ गया। तो वर्ल्ड वार छिड़ने का कारण भी बाल्कन स्टेट मान सकते हो। यदि देखो क्या होता है, इंसान के अंदर कुछ दे दो ना तो उसके अंदर लालच आता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसी चक्कर के अंदर क्या होगा, बाल्कन स्टेट के अंदर इतनी बड़ी दिक्कतें हो गई। ठीक है, तो ये था भैया लास्ट अपना, जो कि बाल्कन स्टेट की प्रॉब्लम थी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, फिनिश होता है, पूरा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। कहानी कहाँ से स्टार्ट कर दी अपन ने, फ्रांस के अंदर जो रिफॉर्म हुआ था वो पढ़ा। फिर अपन ने डिस्कस किया नेपोलियन कोड। क्या डिस्कस किया था, नेपोलियन कोड। फिर अपन ने पढ़ा था भाई एक नई क्लास आ गई, कौन सी, मिडिल क्लास। कौन सी क्लास आ चुकी है, मिडिल। फिर अपन ने पढ़ा किस प्रकार से रिवोल्यूशन छोटे मोटे हुए। फिर अपन ने पढ़ा ग्रीस की कहानी पढ़ी, बेल्जियम की कहानी पढ़ी। फिर अपन ने देखा कि रोमांटिज्म होता क्या है। ठीक है, फिर अपन ने देखिए कि हंगर सिप हार्डशिप कि वह किस प्रकार से भुखमरी आ रही है ना। फिर अपन ने देखा कि भैया कि लुइस फिलिपी कैसे क्या भाग गया था। उसके बाद ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनती है। ठीक है, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा, और लास्ट में अपन ने बाल्कन की कहानियां पढ़ी। ठीक है, तो ये था भैया पूरा अपना बाल्कन की कहानी, जो अब क्या हो चुकी है, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। या मैं कहूँगा द नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर क्या हो चुका है आपका, पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यही इसी चैप्टर के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम चैप्टर का अंत करते हैं, और अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। ठीक है,
यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो, है ना। अभी हमारे कुछ छोटे मोटे रील्स में डाल देता हूँ, तो उसके जरिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। चलिए, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।